नमस्कार। आज महाराष्ट्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। मुंबई के धारावी इलाके में कोरोना ओमिक्रॉन वायरस का पहला मामला सामने आया है। मुंबई में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का यह तीसरा केस है। 49 साल का शख्स 4 दिसंबर को तंजानिया से मुंबई पहुंचा था। यह व्यक्ति धारावी इलाके का रहने वाला है। उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट में ओमिक्रॉन वायरस की पुष्टि हुई। उसे इलाज के लिए मुंबई के 7 हिल्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हालांकि उसमें वायरस का कोई लक्षण नहीं है। हैरानी की बात यह है कि इस व्यक्ति ने अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई। महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और जालना जिले के पालक मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि प्रदेश से आने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सारी उड़ानों को केंद्र सरकार ने बैन किया है और महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार के आदेश का अनुपालन करेगी। निश्चित तौर पर जो बाहर कंट्री एट रिस्क के जो भी कंट्रीज हैं जहाँ से फ्लाइट्स आ रही है उनके बारे में सिविल एविएशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी निर्णय लिया होगा, उनके फ्लाइट्स बैन करने का हो या और अन्य किसी तरह का हो, तो वह निर्णय पूरे देश की सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के लिए मान्य रहेगा। हम जो भी केंद्र शासन निर्णय लेंगे उसका अनुपालन करने का काम महाराष्ट्र सरकार जरूर करेगी। महाराष्ट्र के पुणे शहर के पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित व्यक्ति की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। पुणे नगर निगम महाराष्ट्र के सहायक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव वावरे के अनुसार उसे आज अस्पताल से घर भेज दिया जाएगा। गौरतलब है कि बीते 9 दिसंबर को ठाणे में पाए गए ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई थी। इसके बाद से उसे अस्पताल से घर भेज दिया गया था। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा है कि राज्य में सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी सरकार अपने इस रुख पर अड़ी हुई है कि स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों सहित सभी सीटों पर होनी चाहिए, नहीं तो इसे पूरी तरीके से स्थगित कर दिया जाए। पवार ने कहा कि अगर अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव होते हैं और ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर नहीं होते हैं तो यह ठीक नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को महाराष्ट्र में उन सीटों पर स्थानीय निकाय चुनाव कराने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी जहां ओबीसी के लिए 27% तक आरक्षण है। पवार ने कहा कि एमवीएस सरकार अपने इस विचार पर अड़ी है कि या तो सभी सीटों पर चुनाव कराए जाएं या फिर इसे पूरी तरीके से स्थगित कर दिया जाए। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर को पत्र लिखकर जान से मारने की धमकी दी गई है। इस पत्र में मेयर पेडनेकर को अभद्र भाषा में इस्तेमाल किया गया है उनके लिए। साथ ही इस पत्र में मेयर के परिवार को गोली मारने की भी धमकी दी गई है। इस मामले में मेयर किशोरी पेडनेकर पुलिस में शिकायत दर्ज करा चुकी हैं और परिवार के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग करेगी। गुरुवार शाम को यह पत्र मेयर के बंगले पर पहुंचा था। बता दें कि किशोरी पेडनेकर के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर बुधवार रात बीजेपी के विधायक आशीष शेलार के खिलाफ एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। इसके बाद यह मामला सामने आया। बता दें कि पिछले साल जून में किशोरी पेडनेकर को फोन करके धमकी दी गई थी। इसके बाद अब फिर से गुमनाम पत्र सीधे मेयर के बंगले पर आ गया। इस बीच बीजेपी विधायक आशीष शेलार ने मुंबई हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर मेयर किशोरी पेडनेकर के खिलाफ मरीन ड्राइव थाने में दर्ज एक मामले को रद्द करने की मांग की है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब ने आज एसटी हड़ताल तले निलंबित किए गए कुल 10,000 कर्मचारियों को एक नया मौका देते हुए सोमवार तक काम कर फिर से लौटने का आह्वान किया है। अनिल परब ने आज एक बार फिर से एसटी श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों और एसटी प्रशासन के अधिकारियों के साथ चर्चा की। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमने निलंबित किए गए कर्मचारियों को एक नया मौका देने का फैसला किया है। अगर कर्मचारी सोमवार तक काम पर लौट आए तो उनका निलंबन हटा लिया जाएगा, वरना सोमवार के बाद सख्त कार्रवाई होगी। यदि कर्मचारी किसी कारण बाधित हैं तो वो थाने में रिपोर्ट करें या डिपो मैनेजर से इस बारे में बात करें। कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने एक बार फिर से बॉम्बे हाईकोर्ट को आश्वासन दिया है कि वो एनसीबी के संभागीय निदेशक समीर वानखेड़े के परिवार पर कोई और बयान नहीं देंगे। नवाब मलिक ने बॉम्बे हाईकोर्ट से बिना शर्त माफी भी मांगी है और एक बार फिर आश्वासन दिया है कि वह आगे समीर वानखेड़े पर कोई बयान नहीं देंगे। बता दें कि समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव ने नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है।
मलिक ने लिखित आश्वासन दिया था कि अंतरिम राहत की मांग पर एकल पीठ द्वारा फैसला होने पर वह वानखेड़े परिवार के खिलाफ कोई बयान नहीं देंगे, लेकिन वह लगातार वानखेड़े के खिलाफ बयान दे रहे हैं। अदालत ने मलिक को चेतावनी दी थी कि यदि उन्होंने व्यक्तिगत बयान दिया तो उन्हें तुरंत अदालत में पेश होना पड़ेगा और क्लेरिफिकेशन देना होगा। अदालत ने कहा कि आश्वासन देने के बावजूद वानखेड़े को लेकर मलिक का बयान गंभीर है और अदालत को दिए गए आश्वासन का उल्लंघन है। यह स्पष्ट था कि मलिक ने आदेश का उल्लंघन किया है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने पहले से कोर्ट ने हलफनामे में यह बताने को कहा था कि उन्होंने कोर्ट को दी गई गारंटी का उल्लंघन क्यों किया। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। एआईयू और डीआरआई की ज्वाइंट टीम ने एक पुख्ता सूचना के आधार पर लगभग 247 करोड़ रुपए की कीमत की 35 किलोग्राम हेरोइन को जब्त किया है। इतनी भारी मात्रा में ड्रग लेकर जिम्बाब्वे का एक कपल विमान से आया था, जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। गिरफ्तार कपल में एक 46 साल की महिला और 27 साल का पुरुष है। दोनों ही जिम्बाब्वे के नागरिक हैं। जांच के दौरान पूछताछ में दोनों ने बताया कि वो दोनों जिम्बाब्वे के हरारे शहर से मुंबई के लिए चले थे। रास्ते में उन्हें एडिस अबाबा में हेरोइन का कंसाइनमेंट दिया गया, जिसे उन्हें मुंबई पहुंचाना था, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट पर विमान उतरने के बाद दोनों को डीआरआई और एआईयू की ज्वाइंट टीम ने दबोच लिया। एनसीबी के मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनकी पत्नी क्रांति रटकर ने गूगल, फेसबुक और ट्विटर के खिलाफ तिंडोसी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसमें उन्होंने सोशल मीडिया कंपनियों से उन लोगों को ब्लॉक करने की मांग की है जो उन्हें और उनके परिवार के लोगों को लगातार बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। याचिका में मांग की गई है कि इन कंपनियों द्वारा होस्ट किए जा रहे किसी भी चैनल पर उनकी पत्नी अभिनेता क्रांति रटकर और उनके किसी भी रिश्तेदार के खिलाफ निराधार बातें लिखने और प्रचार करने पर रोक लगाई है। कोरोना का खतरा अब भी बरकरार है। जो लोग कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करता है, लेकिन प्रशासन के कर्मचारी अधिकारी ही धड़ल्ले से कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। औरंगाबाद महापालिका के कर्मचारी अधिकारियों में ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही अपने दफ्तर में बैठकर काम करते हुए दिखाई दिए। सिर्फ महापालिका प्रशासन ही नहीं, कुछ सुरक्षा अधिकारी भी बिना मास्क के नजर आए। बीजेपी के पार्षद राजू वानखेड़े और एमआईएम के पार्षद नासिर खान भी बिना मास्क महापालिका में नजर आए। कोरोना टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए औरंगाबाद के जिलाधिकारी द्वारा एक विशिष्ट अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कोरोना का टीका नहीं होने से पेट्रोल भी नहीं दिया जा रहा है। तो दूसरी तरफ बिना मास्क घूमने वाले सामान्य लोगों को महापालिका की ओर से पकड़े जाने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है, लेकिन अधिकारी कोरोना के नियमों को धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोविड-19 की गाइडलाइंस जो है उसके हिसाब से मास्क लगाना ये सबके लिए कंपल्शन है। हम ऑफिस में भी उसके लिए कंपल्शन कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई दिख के आता है कि ऐसे जो मास्क नहीं लगा रहा है तो उन पे भी जो है नियम के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई जो है की जाएगी। सर, अभी तक कोई महानगर पालिका के कर्मचारी पर कार्रवाई है मास्क को लेकर अब आज तक? नहीं, अभी आप पूछ रहे हैं इसलिए मुझे वो इन्फॉर्मेशन लेके आपको बोलना पड़ेगा कि कितने कार्रवाई हम ऑफिस में भी करते हैं, वो भी स्टैटिस्टिक्स में सर, कोविड-19 की गाइडलाइंस जो है उसके हिसाब से महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वायरस दस्तक दे चुका है और जिसका प्रमाण महाराष्ट्र में केसेस का अधिक है, जिसके चलते राज्य सरकार ने कुछ कोरोना संदर्भ में गाइडलाइंस जारी की थी, जिसके तहत सख्ती से जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं उनसे 500 रुपये से लेकर 50 रुपये तक का जुर्माना वसूला जा रहा है। और औरंगाबाद में जिन पे जिम्मेदारी है महानगर पालिका, इसी परिसर के अंदर, इस मुख्यालय के अंदर हम देखते हैं तो पूरे जो कर्मचारी है ये खुद सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा नजर आ रहे हैं। किसी ने भी मास्क नहीं पहना है, यहाँ तक कि जो यहाँ पे कुछ पार्षद घूमते हैं वो भी बिना मास्क के घूमते हैं। बाहर सख्ती से चालान वसूलने लिए लोग, अब इनके ऊपर देखना है कि कौन कार्रवाई करता है। कैमरामैन आनंद के साथ मैं कपिल जायसवाल, न्यूज़ ऑन इंडिया, महाराष्ट्र। मुंबई महापालिका के चुनाव अब से कुछ दिनों में होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिसको लेकर राजनीति गरमाई हुई है। मुंबई मनपा की ओर से आर्थिक तौर पर कमजोर और जरूरतमंद स्कूली छात्रों को पढ़ाई के लिए टैब देने के फैसले किए गए हैं। सत्ताधारी शिवसेना के पार्षद जिन वार्ड में हैं वहीं पर सिर्फ मुफ्त में टैब बांटे जा रहे हैं, ऐसा आरोप विपक्षी पार्टियों ने लगाया है। मुंबई महापालिका का एन वार्ड घाटकोपर है। इस वार्ड में कुल 11 पार्षद हैं, जिसमें शिवसेना के 4 पार्षद हैं, जहां पर सिर्फ छात्रों को मुफ्त में टैब बांटे जाने का नियोजन मुंबई मनपा की ओर से किया गया है। अन्य 7 जगहों पर बीजेपी, कांग्रेस और मनसे के पार्षद हैं। इन 7 जगहों पर फिलहाल मुंबई मनपा की ओर से मुफ्त में टैब बांटने का कोई नियोजन नहीं देखा।
वितरण के बारे में मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि हमने लेटर दिया था, वो हिसाब से हमें फंड अलॉट हुआ है। तो इसीलिए मतलब गरीब गर्जों महिला को और लेडीज़ लोग को और बच्चों को हम टैब और लेडीज़ को सिलाई मशीन देने वाले हैं। मुंबई महापालिके द्वारा यन विभाग जो घाटकोपर का पूरा विभाग है, उसमें मुंबई महानगर पालिका में जो पोजीशन में है शिवसेना, उन्होंने एक ऐसा पार्सलिटी किया जो जहाँ पे उनके ही नगर सेवक है, वहाँ पे गरीब बच्चों के लिए टैब के लिए एक सूचना उन्होंने कई उत्तर पत्र में प्रसिद्ध की थी। तो इस बारे में हमको मालूमात जब मिली तो हमने आज मुंबई महानगर पालिका के एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर संजीव कुमार जी इनसे मिलकर हमने हमारा निवेदन रखा कि घाटकोपर ये जो विभाग है ये पूरा पहाड़ों पे बसा हुआ गरीब लोगों का और बहुत कम इनकम कमाने वालों का विभाग है। तो यहाँ पे ये लाभ हर किसी घाटकोपर के बच्चों को मिलना चाहिए और ऐसे अगर पार्सलिटी होती रहेगी तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इसका कड़ा आने वाले महानगर पालिका चुनाव में शिवसेना को अपनी पराभव साफ साफ दिखाई दे रही है। यही कारण है कि जो गरीब और गरजू विद्यार्थियों को टैब बांटे जा रहे हैं, उसमें ये लोग टैब उसी वार्ड में दे रहे हैं। उधर रायगढ़ जिले के मुरूद तहसील के सर्वे इलाके में झरीना एसिड दारूवाला के बंगले पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। इस बंगले पर 24 घंटे तक छापेमारी की गई। गोवा के लोगों से जानकारी मिली है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार 1 साल पहले दारूवाला की इसी बंगले का दौरा कर चुके हैं। कंगना रनौत ने एक सिख संगठन की शिकायत के बाद मुंबई पुलिस द्वारा पिछले महीने दर्ज की गई प्राथमिक को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म 83 रिलीज के पहले ही मुश्किलों में फंसती नजर आ रही है। इस मामले में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का नाम भी सामने आ रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात के एक फाइनेंसर ने मुंबई के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इंटरनेट मूवी डेटाबेस की 2021 की शीर्ष भारतीय फिल्मों और वेब सीरीज की सूची में दक्षिण भारतीय अभिनेता सूर्या की फिल्म जय भीम और सिद्धार्थ मल्होत्रा अभिनीत शेरशाह जगह बनाने में कामयाब रही। पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली को साइबर ठगों ने 1 लाख रुपए की चपत लगा दी। इसके बाद संबंध में बांद्रा पुलिस थाने में एक मामला दर्ज किया गया है। राजमौली के डायरेक्शन में बनी पेन इंडिया की फिल्म RRR के ट्रेलर ने इंटरनेट पर धमाल मचा दिया है। 5 भाषाओं हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में आए ट्रेलर को 24 घंटे में ही 51.12 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल का किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी की बेटी नियति जोशी 11 दिसंबर को शादी के बंधन में बंधने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। नियति की प्री वेडिंग सेरेमनी शुरू हो चुकी है। शेयर बाजार का सेंसेक्स 20.46 अंक यानी 0.03% की गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी आज 5.55 अंक यानी 0.03% की मामूली कमी के साथ बंद हुआ। शेयर बाजार में आज आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में दबाव देखा गया। निफ्टी, बैंक और ऑटो के शेयरों में भी आज तेजी दर्ज की गई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।